हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं तमिलनाडु की एंशंट हिस्ट्री वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 11th की जो तमिलनाडु की बुक है उससे हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। उसकी अगर आपको वो बुक डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखी है, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने और वीडियोज़ बनाए हैं, उन सबको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबकी लिंक मैंने शेयर की हुई है। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मौर्यन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारी इंडिया का सबसे पहला सबसे बड़ा वास्ट एम्पायर बना था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था। और ये कब से कब तक रहा था, 323 बीसी से लेके 185 बीसी तक रहा था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। साथ में हमने ये भी देखा था कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था, फिर सेंसस भी हुआ करता था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ये सब कुछ बहुत अच्छे से मौर्यन टाइम में फ्लरिश होता था। और इसके जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो दूसरे थे बिंबिसारा और तीसरे थे अशोका, ठीक है। अशोका ने एक अपना धम्मा स्टार्ट किया था, जिसके वजह से वो बहुत फेमस हुआ करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो है अभी तक के हमारी हिस्ट्री में वो है अशोका द ग्रेट। इसके बाद जो और ऐसे ही इमर्ज होकर आएंगे, जो ऐसे ही बहुत पॉपुलर होंगे, वो होंगे अकबर द ग्रेट, मुगल एम्पायर के। लेकिन हिंदू रूलर में अशोका जो थे वो सबसे फेमस हुआ करते थे एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। अब 185 आते आते मौर्यन एम्पायर वीक हो गया, और जो उनका लास्ट रूलर था बृहद्रथ, उसको उसको असैसिनेट करके सुंगा डायनेस्टी ने अपना स्टैब्लिशमेंट किया, जिसमें पुष्यमित्र सुंग जो कि बृहद्रथ के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया और सुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। तो मौर्यन एम्पायर हमने ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम जो टाइम देखेंगे वो है पोस्ट मौर्यन पीरियड, 185 बीसी से लेके 319 एडी। 319 एडी के बाद गुप्ता एज स्टार्ट हो जाएगा, फिर वापस से हमारी इंडिया में एक बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर बनेगा किसी एक डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। अब ये जो पोस्ट मौर्य वाला टाइम है, जिसमें मौर्य के अंडर पूरा रूल हुआ करता था, अब एक पोस्ट मौर्य वाला टाइम आएगा जिसमें हमारी कुछ इंडिजिनस डायनेस्टी इंडिया में रूल करेंगी, पाटलिपुत्र वाली साइड, और कुछ जो है हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेजन होंगे, और कुछ जो है साउथ इंडिया की डायनेस्टी इमर्ज होके आएंगी। ऐसे हमारा पोस्ट मौर्यन टाइम में इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर रखना, ओके। अब जैसे हमने फॉरेन इन्वेजन पढ़ा था महाजनपद के टाइम पे, जब महाजनपद मगध में जब बहुत राइज हो रहा था मगध का, तो जो हरियाणा का डायनेस्टी थी, शुशुनाग डायनेस्टी थी, ये सारी डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी थी, ये सब जब मगध में रूल कर रही थी, तो जब मगध में रूल कर रही थी, मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे वो रूल कर रही थी, तो यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, जिसमें हमने देखा कि पर्शियन का इन्वेजन हुआ था प्लस अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, ठीक है। इसके बाद मौर्यन एम्पायर आ गया था, तो मौर्यन एम्पायर ने अपना पूरा इतना इस्टेब्लिशमेंट कर लिया था, इस वजह से यहाँ पे कोई उस टाइम फॉरेन इन्वेजन नहीं हुए थे। फिर जैसे ही मौर्यास भी वीक पड़े, वैसे ही पोस्ट मौर्यन टाइम में, मतलब मौर्यास के बाद वाले टाइम में फिर से फॉरेन इन्वेजन होने लग गए। तो ये जो 185 बीसी से लेके 319 एडी वाले टाइम में कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए उनके बारे में देखेंगे। साथ में उस टाइम पे मगध में कौन रूल किया करता था, कौन सी डायनेस्टीज आई थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में साउथ इंडिया में उस टाइम पे क्या चल रहा था, मतलब पूरी इंडिया का जो एम्पायर था वो कितने पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्न इंडिया से। अब देखो, पोस्ट मॉडर्न इंडिया में मैं एक बार आपको मैप में दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पर आया था, सो दैट क्लियरिटी आपको रहेगी। ये देखो, ये नंदा एम्पायर हमने देखा था, इतना बड़ा बना था, लेकिन इसमें नॉर्थ वेस्ट वाली साइड इन्होंने कवर नहीं करी थी, क्योंकि फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद हमारा जो बड़ा एम्पायर बना था वो बना था मौर्यन एम्पायर। ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कवर कर लिया था। उसके बाद हमारा आया था बिंदुसारा, इन्होंने तो पूरा साउथ तक इतना कवर करके रखा था, सिर्फ कलिंगा को छोड़ के, ठीक है। फिर आए थे हमारे अशोका ने पूरा इतना नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ इंडिया की इधर तक पूरा अपना कंट्रोल कर रखा था। इतना वास्ट एम्पायर मौर्यन एम्पायर के टाइम पे बन गया था, ठीक है। अब आएगा हमारा
ये जो इन्वेजन होते हैं उसके बाद जो डायनेस्टीज़ बनेंगी उसके बारे में। तो देखो कुशान्स आएंगे तो कुशान एम्पायर इतना बड़ा बनेगा। साउथ इंडिया में सतवाहन एम्पायर बनेगा। और बीच में शाकाज आएंगे तो उनका वेस्टर्न सत्रप यहाँ होता था, नॉर्दर्न सत्रप यहाँ होता था, लेकिन नॉर्दर्न सत्रप कुशान एक्वायर कर लेते हैं इसलिए वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर पांड्यन किंगडम और चोला किंगडम यहाँ रहती थी। अब ये जो पाटलिपुत्रा है यहाँ पे सुंगा रूल किया करते थे, तो यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी का रूल था। तो ऐसे हमारी इंडिया अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था पोस्ट मॉडर्न टाइम में। ठीक है, ये देखिए इसमें शायद नहीं, ये देखिए यहाँ पर है कि कलिंगा तो इंडिपेंडेंट हो गया था, ये वेस्टर्न सत्रप है, ये सतवाहना एम्पायर है, कुशान एम्पायर है, और ये पूरा का पूरा सुंगा एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, ये हमारा इसका मैप हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं पोस्ट मॉडर्न टाइम पे। इतना समझ में आ गया होगा कौन कौन से एम्पायर इंडिया में थे। तो सुंगा रूल के बारे में हम पढ़ेंगे जो मगध में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर साउथ इंडिया में सतवाहना रूलर के बारे में पढ़ेंगे। फिर शाकाज और बाक्ट्रियन के जो इन्वेजन हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और कनिष्क कौन था और ये गांधारा आर्ट क्या होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अशोका की डेथ हुई ना, उनके जो सक्सेसर थे वो वीक सक्सेसर थे, तो इतना बड़ा जो वास्ट मौर्यन एम्पायर था उसको नहीं वो संभाल पाए। इसलिए धीरे धीरे करके अब जो प्रोविंसेस थी अलग अलग, जैसे हमने 4 प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा था, मैंने कौन कौन सी 4 प्रोविंस बताई थी, अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो वो 4 प्रोविंस के बारे में बताया था। उन सारी प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गई थी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑलरेडी मौर्यन के कंट्रोल से चला गया था, वहाँ पे फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे इस वजह से। ठीक है, फिर जो कलिंगा था जिसको अशोका ने एक्वायर किया था, उसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। अब ये हो गया। उसके अलावा जो साउथ वाला रीजन था वहाँ पे भी सतवाहना डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई थी और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट कर दिया था। इसके वजह से जो मौर्यन रूल था पूरा का पूरा गंगा वैली में वो ख़त्म हो गया। और लास्ट जो मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, उसको हटा के भी कौन आ गया था, सुंगा डायनेस्टी आ गई थी। तो पूरा मौर्यन एम्पायर किस किस में डिवाइड हुआ, सुंगा डायनेस्टी में डिवाइड हो गया जो मगध में रूल कर रही थी। जो साउथ में कौन आ गया, सतवाहनाज आ गए, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे क्या हो गए, शाकाज और बाक्ट्रियंस आ गए। तो ऐसे पूरा जो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था अलग अलग डायनेस्टी के अंडर में चला गया। अब हम पहली जो डायनेस्टी जिसने मौर्यंस को रिप्लेस किया वो था सुंगा डायनेस्टी। अब इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, पुष्यमित्र सुंग, जो बृहद्रथ के मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने लास्ट जो मौर्यन रूलर था उसको असैसिनेट कर दिया था और रूल अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज था ये सुंगा रूलर के लिए वो था कि नॉर्थ इंडिया को प्रोटेक्ट करना बाक्ट्रियन और ग्रीक के इन्वेजन से, नॉर्थ वेस्ट साइड से, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साइड में बाक्ट्रिया था। देखो मैं आपको बाक्ट्रिया बताती हूँ कि किधर आता है। ये देखिए, ये उस टाइम पे यहाँ पे रूल किया करते थे। अब मौर्यन एम्पायर तो पूरा यहाँ तक था। अब क्या हुआ था, ये जो देखो ये बाक्ट्रिया है ना, इन लोगों का अटैक होना स्टार्ट हो गया था। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अटैक कर रहे थे और अटैक करते करते ये मगध पहुँच जाएंगे। पाटलिपुत्रा को बचाना, पूरे नॉर्थ इंडिया को बचाने का चैलेंज किसके हाथ में था, सुंगा के हाथ में था। अगर वो बाक्ट्रियंस को नहीं रोक पाएंगे तो वो इंडिया में आ जाएंगे। और एक बार पाटलिपुत्रा को भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो बाक्ट्रियंस और ग्रीक इन्वेजन से बचाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था सुंगा डायनेस्टी के पास। फिर बाद में ग्रीक्स इतना पाटलिपुत्रा तक भी आ गए और कुछ टाइम के लिए उन्होंने पाटलिपुत्रा को ऑक्यूपाइड भी किया। उसके बाद एक कैंपेन ये किया, उसके बाद इन्होंने अपनी टेरिटरी को वापस ले लिया। लेकिन इन्होंने एक कैंपेन भी खारवेला ऑफ कलिंगा के अगेंस्ट स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया था। क्योंकि जो कलिंगा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, तो उसके जो खारवेलास थे कलिंगा के, उन्होंने भी फाइट करना स्टार्ट कर दिया था सुंगा एम्पायर से नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करने के लिए। तो पुष्यमित्र सुंग ने उनसे भी फाइट किया, ठीक है, अपने एम्पायर को बचाने के लिए। अब पुष्यमित्र का पर्सनल बिलीफ क्या था, पुष्यमित्र जो थे वो स्टॉन्च फॉलोवर थे, मतलब बहुत अच्छे से ब्राह्मणिज्म को मानते थे। इसलिए उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी सेक्रीफाइस कराए थे। बुद्धिस्ट सोर्सेज ऐसा मानते हैं
कि वो परसिक्यूटर थे बुद्धिज़्म के, मतलब वो बुद्धिज़्म को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमको ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बुद्धिस्ट आर्ट को पेट्रोनाइज करते थे, इसलिए उनके टाइम पर जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बने हैं भरूच और सांची, ये इन सबको रेनोवेट किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग की डेथ के बाद उनका जो बेटा होता है अग्निमित्र, वो रूलर बनता है। ठीक है, तो जो लास्ट, उसके बाद ऐसे बहुत सारे रूलर आते हैं और उसमें जो लास्ट शुंग रूलर आता है वो होता है देवभूति। अब इनका शुंगास का ये बुक में मेंशन नहीं है, आप नोट कर सकते हैं कि शुंग डायनेस्टी का रूल चला था 185 बीसी से लेकर 73 बीसी। आप ये टाइमलाइन लिखेंगे ना तो आपको कंपेयर करने में इजी होगा कि 185 से 73 अच्छा शुंगा का टाइम चल रहा था। इस टाइम पे कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए थे उनका टाइमलाइन भी मैं आपको बताऊंगी। सतवाहना कब स्टैब्लिश हुए थे इसी टाइम के बीच में, तो ये सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी एक साथ चल रही थी, उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बाद जो लास्ट शुंग रूलर थे देवभूति, उनको भी उनके मिनिस्टर ने मर्डर किया था, जैसा को तैसा मिलता है वैसी वाली कहानी है यहाँ पर। तो उनके जो मिनिस्टर थे वसुदेव कानवा, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था और कन्वा डायनेस्टी का स्टार्ट किया था। कन्वा डायनेस्टी ने कितने साल रूल किया? 45 ईयर्स तक रूल किया। उसके बाद फिर मगध में कोई डायनेस्टी ऐसे प्रोमिनेंट डायनेस्टी नहीं आई थी जिसके रूल को हम डिस्कस कर सके। फिर मगध की जो वापस से एम्पायर बिल्डिंग स्टार्ट होती है वो होती है गुप्ता डायनेस्टी से, और गुप्ता डायनेस्टी आती है 319 AD में। ठीक है, तो ये बीच के 200 साल में क्या हुआ था कि कोई प्रोमिनेंट डायनेस्टी नहीं आई थी, तो वो उसको डार्क एज भी बोलते हैं, जब कोई प्रोमिनेंट डायनेस्टी मगध में नहीं थी, लेकिन बाकी सब जगह बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इमर्ज होके आई थी। ठीक है, जो शुंगा का रूल था वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने गंगा वैली को डिफेंड किया था फॉरेन इन्वेजन से, क्योंकि यही एक डायनेस्टी थी जो उस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन से गंगा वैली को डिफेंड कर सकती है। कल्चरल स्फीयर में इनका क्या रोल था? तो इन्होंने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया था, हॉर्स सेक्रीफाइस कराए थे। इसके अलावा इन्होंने वैष्णविज्म और संस्कृत लैंग्वेज को भी प्रमोट किया था। इन शॉर्ट, जो शुंगा रूलर्स थे वो एंटिसिपेटरी थे गोल्डन एज ऑफ गुप्ता, क्योंकि गुप्ताज जो थे वो भी प्योर ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, वो ब्राह्मणिज्म ही उनका कल्चर था। तो ब्राह्मणिज्म का कल्चर गुप्ता एज में लाने के पहले उनका जो एंटिसिपेटरी थे वो शुंगा रूलर थे, क्योंकि मौर्यन के टाइम पे तो बुद्धिज़्म ज़्यादा फेमस हो गया था, तो बुद्धिज़्म से वापस ब्राह्मणिज्म में आने के लिए जो एक ब्रिज का काम किया था वो किसने किया था? शुंगा रूलर्स ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया वाले मगध वाले रीजन में क्या चल रहा था। अब जो सतवाहनास थे जो साउथ इंडिया में या डेक्कन में इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश किया था मौर्यंस के डिक्लाइन होने के बाद, ये आए थे साउथ इंडिया में। अब इनका टाइम पीरियड क्या था एक बार वो भी हम देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड, सतवाहनास का जो टाइम पीरियड है वो 60 BC से लेकर 225 AD तक है। ठीक है, तो इतने साल इन्होंने रूल किया था डेक्कन में। अब इतने बड़ा टाइम इन्होंने रूल किया था तो बहुत सारे अलग अलग रूलर भी, अभी ये इतना जो मैंने अभी टाइम बताया था वो प्रोमिनेंट रूलर्स का टाइम था, इसके बाद इनके सक्सेसर्स भी आए थे। तो ऐसे टोटल मिला के इन्होंने 450 ईयर्स मतलब 450 साल इन्होंने रूल किया था डेक्कन में, इसलिए इनको आंध्राज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको आंध्राज भी बोला जाता है। लेकिन ऑल्दो ये आंध्र में इनका इमर्ज नहीं हुआ था, ये लोग महाराष्ट्र में रूल करना स्टार्ट किया था, डेक्कन के महाराष्ट्र से इनका रूल स्टार्ट हुआ था, लेकिन इनको आंध्रा बोला जाता था। ठीक है, ओके। जो पुरानाज और इंस्क्रिप्शन है, बहुत सारे पुराण और इंस्क्रिप्शन, उनमें इनके बारे में सतवाहनास के बारे में मेंशन किया गया है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो सक्सीडेड इन रीगेनिंग द लॉस्ट however, the Pushyamitra succeeded in regaining the lost. Sorry, I think this was a wrong thing. This line is wrong. Sorry. ठीक है,
देखो क्या हुआ था, पुरानास और इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्स मिले हैं हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास के बारे में। उसके अलावा जो नासिक इंस्क्रिप्शन है और नाना घाट इंस्क्रिप्शन है, इसमें भी गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि सतवाहना रूलर का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था उसके बारे में बताया है। और साथ में जो सतवाहनास ने जो कॉइन इशू किए हैं वो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में काफ़ी कुछ हमको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देख रहे थे कि ये सतवाहना डायनेस्टी इतना ग्रो कर रही थी तो उसको फाउंड किसने किया था, इनके रूलर कौन कौन से थे। तो जो सतवाहना डायनेस्टी को फाउंड किया था वो सिमुका ने फाउंड किया था। इसके जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एसएससी में अधिकतर पूछते हैं कि कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, और यूपीएससी में भी आपके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं 1 2 3 स्टेटमेंट्स दिए देते हैं, फिर उसमें से पूछा जाता है कि 1 और 2 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, 3 और 4 करेक्ट है, या 1 2 3 सारे करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो उसमें आपका स्टेटमेंट बन सकता है कि सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो सिमुका उसके फाउंडर थे। ठीक है, और इसके बाद किसने उनको सक्सीड किया था, तो कृष्णा ने सक्सीड किया था। और इनकी जो किंगडम थी वो सिर्फ कहाँ तक थी, नासिक महाराष्ट्र में थी, वेस्ट तक। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा किंग आए थे श्री सतकारिणी, इन्होंने वेस्टर्न मालवा को कॉन्कर कर लिया था और बैरार को कॉन्कर कर लिया था। मतलब अभी का जो एमपी वाला रीजन है वो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, और साथ में अश्वमेध यज्ञ को भी परफॉर्म किया था। अब इस डायनेस्टी का जो 17th किंग है वो थे हाला। वो फेमस थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती या इसको सत्य साई भी बोलते हैं, वो उन्होंने लिखी थी। इस वजह से जो हाला फेमस थे अपनी गाथा सप्तशती है, जिसको सत्य साई भी बोलते हैं, जो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो हाला ने गाथा सप्तशती लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन वो संस्कृत लैंग्वेज में नहीं थी। वो कौन सी लैंग्वेज में थी, प्राकृत लैंग्वेज में थी। अब सतवाहना डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जिसके बारे में मैंने बोला था नाना घाट इंस्क्रिप्शन और नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्होंने 24 ईयर्स के लिए रूल किया है, 106 से लेके 130 AD तक। इनका रूल इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम याद रखिएगा। ठीक है, अब इनकी अचीवमेंट कहाँ पर रिकॉर्डेड है, नासिक इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड है, जो किसने लिखी है, इनकी मदर गौतमी बलसारी ने लिखी है। ठीक है, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था उन्होंने पूरा का पूरा डेक्कन वाला जो एरिया था वो कॉन्कर्ड कर लिया था और अपना एम्पायर एक्सपांड किया था। अब इनकी जो विक्ट्री है नागपन्हा, द रूलर ऑफ मालवा, रिमार्केबल है। मतलब नागपन्हा जो मतलब इन्होंने वेस्टर्न मालवा के ऊपर अपना रूल स्टैब्लिश किया था, तो वेस्टर्न मालवा में उस टाइम नागपन्हा रूल किया करता था मालवा में, तो उसके ऊपर जो विक्ट्री है वो रिमार्केबल है। और साथ में ये ब्राह्मणिज्म को भी पेट्रोनाइज करते थे, और डोनेशंस किसको दिया करते थे, बुद्धिस्ट को दिया करते थे। मतलब ब्राह्मण और बुद्धिज्म दोनों को ये फॉलो किया करते थे। ठीक है, अब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे उनको किसने सक्सीड किया था, उनके जो पुत्र थे वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। ठीक है, अभी तक हमने देखो कौन कौन से रूलर पढ़ लिए। पहले सिमुका जो उसके फाउंडर थे उनको सक्सीड किया था कृष्णा ने। फिर 17th रूलर हाला, उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमयी। तो आपको नोट्स में ये सारे ऐसे रूलर्स को मेंशन करना है कौन सा। अब देखो, ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलमयी थे इन्होंने सतवाहना पावर को कहाँ तक, कृष्णा रिवर के माउथ तक एक्सटेंड कर लिया था। मैंने आपको कृष्णा रिवर फर्स्ट चैप्टर में जो ज्योग्राफिकल लोकेशन वाले चैप्टर था उसमें मैंने बताया आपको कृष्णा रिवर का है। अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक वशिष्ठ पुत्र पुलमयी अपना ले गए थे एम्पायर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए थे जिसमें बहुत सारी इमेजेस हैं शिप्स की। इसका मतलब ये है कि नेवल पावर में भी, मैरीटाइम ट्रेड भी हुआ करता था, नेवल पावर में भी इफिशिएंट थे। ठीक है, सतवाहनास के टाइम ट्रेड हुआ करते थे। तो सबसे लास्ट ग्रेट रूलर थे सतवाहनास के, वो थे याजना श्री सतकर्णी। तो आपसे पूछा जा सकता है फाउंडर कौन था, तो सिमुका थे, और जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, याजना श्री सतकर्णी। लेकिन ये लास्ट
इम्पॉर्टेंट रूलर थे, लास्ट रूलर नहीं थे, ठीक है। तो याजना श्री सतकर्णी इनके लास्ट ग्रेट रूलर हुआ करते थे, क्योंकि लास्ट रूलर तो काफ़ी बाद में आए होंगे जिनको डीथ्रोन किया गया होगा। तो ये लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर जिनके बारे में हिस्ट्री में मेंशन किया गया है वो है याजना श्री सतकर्णी। अब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस की इन्होंने, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, सतवाहना टाइम में। मर्चेंट्स जो थे वो गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज किया करते थे, उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। अब जैसे क्राफ्ट गिल्ड बनाते थे तो उसमें अलग अलग क्राफ्टमैन को ये बनाते थे, जैसे पॉटर्स हुए, वीवर्स हुए, ऑयल प्रेसर हुए, ये सब होते थे उस टाइम पे। फिर सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया करते थे, जिसको कर सपनाज बोलते थे, ट्रेड के लिए सिल्वर कॉइन्स का यूज़ किया जाता था। सतवाहना पीरियड में ओवरसीज़ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी देखी गई। उसके अलावा टॉलमी ने मेंशन किया है कि बहुत सारे पोर्ट जो डेक्कन में थे वो सतवाहना टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, और जो सबसे ग्रेटेस्ट पोर्ट था सतवाहना का जो था कल्याणी ऑन द वेस्ट डेक्कन। वेस्ट डेक्कन मतलब ये हमारा इंडिया है, तो ये डेक्कन का जो वेस्ट वाला, ये ईस्ट वाला पार्ट होता है, ये वेस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर कल्याणी करके एक पोस्ट हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था, नॉट पोस्ट, ठीक है। अब गंड कसेला और गंजम कोस्ट, ये ईस्टर्न वाली साइड पे हुआ करते थे। कौन कौन से? गंड कसेला और गंजम। तो देखो ये जैसे ये है ना, इधर होता था कल्याणी और इधर है गंजम कोस्ट। गंजम कोस्ट अगर आपने न्यूज़ फॉलो करते तो आपने पढ़ा होगा, ऋषिकुल्या रिवर, गंजम कोस्ट ऑलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस है। वहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल की ब्रीडिंग होती है, तो ये गंजम कोस्ट वहाँ पे फेमस हुआ करता था, साथ में गंड कसेला कोस्ट। तो ये दोनों ईस्ट कोस्ट थे और ये वेस्ट कोस्ट हुआ करता था, ठीक है। चलिए, ये हो गया सतवाहनास के बारे में। अब इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन और हम देख लेते हैं कि सतवाहनास बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को पेट्रोनाइज करते थे। इन्होंने बहुत सारे चैत्यास और बिहारास बनवाए थे। ये विलेज ग्रांट में दिया करते थे, विलेज और लैंड एज अ ग्रांट में दे दिया करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क को, उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमयी जो था, जो किसके बेटे हुआ करते थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी के। उन्होंने जो ओल्ड अमरावती स्तूपा था उसको रिपेयर कराया था। जो आर्किटेक्चर बना है नागार्जुन कोंडा में वो नोटेबल है, आप उसका इमेज देख सकते हैं नागार्जुन कोंडा का। उसके बाद जो ब्राह्मणिज्म को रिवाइव किया था वो सतवाहनास ने किया था, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे, राजसूया सेक्रीफाइस किया करते थे। साथ में वो क्या करते थे? प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर को भी पेट्रोनाइज किया करते थे। जैसे हमने देखा कि हाला जो 17th किंग थे किसके? सतवाहनास के। उन्होंने सत्यसाई जो थी वो प्राकृत लिटरेचर में लिखी थी, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। तो मतलब ये टोटली ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज़्म दोनों को फॉलो करते थे, ठीक है। कुछ चीज़ें ब्राह्मणिज्म की फॉलो करते थे, कुछ बुद्धिज़्म की फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन क्या हुए इस टाइम पे, जब ये सारी डायनेस्टी, ये सारी सिचुएशन इंडिया में चल रही थी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बैक्ट्रियंस, कुशान्स के बारे में पढ़ेंगे, कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना आज के लिए था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।